जय हिंद। साथियों, एग्जाम विक्ट्री सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आपको सूचना दिया गया था कि ग्रुप डी एग्जाम को में रखते हुए साइंस का बूस्टर हमारी तरफ से लाया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, उसी क्रम में मैंने साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पूरी तरह से आसान्वित हैं कि अब की बार आरआरबी ग्रुप डी परीक्षाओं में किसी न किसी शिफ्ट में या तो वो पूछे जा सकते हैं, या जो भी प्रश्न होंगे इनसे ही रिलेटेड आपको आएंगे। अगर आप ये सीरीज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको साइंस के प्रश्न आपसे काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो आज का है, जो आप देख रहे हैं ये क्लास ग्रुप डी के लिए तो बूस्टर होगा ही होगा। साथ ही साथ हमारे जो छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं या जो देख रहे हैं, वे जो पेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास आधारशिला साबित होगी, जिससे वे पेट में आने वाले विज्ञान के प्रश्नों का बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे और विज्ञान के 5 प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से 100 में से 100% सही करके आएंगे। तो आइए साथियों, समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, कहने के लिए तो क्वेश्चन कम होगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कम से कम 3 से 4 प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कि निम्न में मूल राशि है। आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रफल, ऑप्शन 2 विद्युत धारा, ऑप्शन 3 आयतन, ऑप्शन 4 शक्ति। साथियों, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 5 सेकंड का समय हमारी तरफ से दिया जाएगा। आप लोग खुद टिक लगाइए और देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं सही आंसर कौन सा है। शुरू है। ठीक है साथियों, अब आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत धारा। साथियों, विद्युत धारा जो है वो आपकी मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है, बाकी क्षेत्रफल, आयतन, शक्ति ये सभी व्युत्पन्न राशियां की श्रेणी में आते हैं। साथियों, अब हम समझते हैं इसमें कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वे मूल राशियां कही जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को मिलाकर क्षेत्रफल का निर्माण होता है। तो देखिए, इसलिए क्षेत्रफल चूंकि 2 मूल राशियों से मिलकर बनी हुई, इसलिए क्षेत्रफल यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है। इसी तरह से आयतन की बात करें तो आपको पता है, आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मिलाकर बनाई जाती है। तो इसलिए देखिए, ये 3 राशियों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से अगर आप शक्ति की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्ति भी 1 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा आपकी मूल राशि है। दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है या क्या है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके पास है प्रकाश वर्ष। दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइक्रोन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन आपके पास है पारसेक। अब आप बताइए कि इन चारों में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं। दोस्तों, आप लगा चुके होंगे और आपको पता है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पारसेक। अब आइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और पारसेक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष का ये मतलब है कि प्रकाश पूरे एक वर्ष में
जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और दोस्तों पूरे वर्ष में प्रकाश जो होता है वो कुल मिलाकर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर हम माइक्रोन की बात करें, यानी एक प्रकाश वर्ष दोस्तों जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से माइक्रोन की बात करें, एक माइक्रोन दोस्तों 10⁻⁻6 के बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और पार्सेक की बात करें अगर दोस्तों, तो पार्सेक जो हमारा होता है वे एक पार्सेक दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दोस्तों एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी एक पार्सेक जो होता है वह प्रकाश वर्ष के 3 गुने से भी अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये दोस्तों माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम दूरी के छोटे मात्रक हैं जो कम दूरी को नापने के काम में आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? प्रकाश की चाल क्या होती है? कमेंट में बताइए आप लोग कि प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से सदिश राशि है। निम्न में सदिश राशि है। निम्न में सदिश राशि है। ऑप्शन आपके सामने है। समय है, कार्य है, बल है। समय है, कार्य है, बल है और ऊर्जा है। साथियों ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, समय, कार्य, बल और ऊर्जा। इसमें आपको बताना है सदिश राशि कौन है। दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है, आप जवाब दे लीजिए और मैं आंसर बताता हूं आपको। देखिए निम्न में बल जो होता है ये सदिश राशि है। राइट आंसर तीसरा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बल जो है वो एक सदिश राशि है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है। तो देखिए दोस्तों अदिश राशि, कोई भी राशि 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि। दोस्तों अब अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि दोस्तों वो राशि होती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा का जिक्र नहीं होता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ परिमाण मिलेंगे। जैसे अगर हम आपसे समय की बात करें दोस्तों, समय की ही अगर हम बात आपसे कर लें तो आप जानते हैं समय अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो आप कुछ ऐसे इस तरह से आंसर करेंगे। कितना समय? जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसमें आप सिर्फ परिमाण व्यक्त कर रहे हैं, दिशा की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है इनको व्यक्त करने के लिए। इसलिए ये राशि जो होगी अदिश राशि की श्रेणी में आएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर कार्य की बात करें तो कार्य भी एक अदिश राशि है। लेकिन बल दोस्तों जब हम किसी, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर अगर हम इस वस्तु को हम इधर अगर धकेलना चाहते हो इस तरफ, अगर हम इस वस्तु को इस तरफ धकेलना चाहते हो तो हमें इस वस्तु पर बल किधर लगाना होगा? इसी तरफ हमको बल लगाना होगा। यानी देखिए दोस्तों बल की दिशा भी निर्धारित है, यानी बल हम जिस तरफ लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में गतिशील होगी। इसको देखते हुए आप यहाँ समझ चुके होंगे कि बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। इसी तरह से ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी एक
अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम संबंधित है, जड़त्व का नियम संबंधित है। पहला आइंस्टीन से, दूसरा न्यूटन से, तीसरा गैलीलियो से, और चौथा एडिसन से। अब दोस्तों आप बताइए जड़त्व का जो नियम है वो इनमें से किसने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, एडिसन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर न्यूटन। जड़त्व का नियम न्यूटन से संबंधित है। और दोस्तों आइंस्टीन ने क्या दिया था? आपको याद होगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसे आप लोग E = mc² के नाम से जानते हैं। ये आइंस्टीन ने महोदय ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन से संबंधित है। न्यूटन के गति विषयक नियम भी पढ़े होंगे। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के द्वारा दिया गया आपको प्रथम नियम जो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। द्वितीय नियम F = m में किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसी तरह से तीसरा एक्शन रिएक्शन लॉ। इस तरह से 3 लॉ न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो आपको याद होंगे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो। एडिसन आपको याद है दोस्तों, ये जो बल्ब जलता है, बल्ब का आविष्कार कौन किया था? दोस्तों बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इनका पूरा नाम है। दोस्तों चौथे क्वेश्चन के बाद आप लोग समझ गए होंगे जड़त्व का नियम न्यूटन से संबंधित है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों मैं लिख रहा हूं। 5वां क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निम्न में से किसमें सर्वाधिक होगी? दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है वायु, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कांच, चौथा ऑप्शन है आपके पास निर्वात। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा निर्वात। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई माध्यम हम अगर रख देते हैं और उसमें हम प्रकाश को चलाते हैं या उसमें प्रकाश को भेजते हैं तो प्रकाश की गति निर्वात में जो उसकी गति होती है उससे कम होती है। दोस्तों यानी आप ये समझ सकते हैं कि मीडियम जितना ही सघन होता जाएगा, जितना ही मीडियम आपका डेंस होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी। दोस्तों प्रकाश से आप एक चीज समझिए,
जितनी सघन चीज में आप प्रकाश को भेजेंगे, प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी, और जितनी ही रेयर चीजों में आप प्रकाश को भेजेंगे, प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। निर्वात में दोस्तों, निर्वात में कुछ नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, और इसलिए निर्वात में प्रकाश जो होता है इसकी चाल सर्वाधिक होती है। और दोस्तों, प्रकाश निर्वात में किस तरह चलता है? प्रकाश निर्वात में विकिरण के माध्यम से चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आप समझ रहे होंगे। साथियों, आप ये वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आप साइंस पर अपना पकड़ बना पाएंगे और साइंस आपका मजबूत जरूर होगा। तो दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आपके सम्मुख सीजीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पहला सेंटीलीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर, और चौथा जो है आपका वो किलोग्राम। दोस्तों, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो सीजीएस प्रणाली में दूरी का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं तो आप लोग यहाँ पर रिवीजन जल्दी से कर लीजिए। सीजीएस प्रणाली क्या होता है? तो दोस्तों, आप देखिए, तीन प्रणालियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तीन प्रणालियां। जिसमें आप लोगों ने एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफटीएस प्रणाली आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, तीन मूल राशियों के मूल मात्रकों को व्यक्त करने का ये तरीका जो है विभिन्न प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें तीन राशियां, इसमें आपका दूरी, द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीनों के मात्रकों के हिसाब से तीन प्रणालियां विकसित की गई हैं। दोस्तों, अगर हम दूरी का मात्रक मीटर लिखें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रखें और समय का मात्रक सेकेंड रखें, तो ये जो पद्धति होती है इसको हम लोग एमकेएस प्रणाली के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आज के समय में जो सर्वमान्य है वो एमकेएस प्रणाली ही चलती है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम दूरी के मात्रक के रूप में सेंटीमीटर को ले लें और किलो और द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम कहें और समय के मात्रक को सेकेंड के रूप में दिखाएं, तो ये पद्धति हमारा देखिए सीजीएस प्रणाली के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम दूरी के मात्रक को फुट लिख दें, फुट में, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में, आप लोगों ने ये सब नाम सुने होंगे दोस्तों, पाउंड में, और समय का मात्रक सेकेंड में लिखें, तो ये प्रणाली हमारी एफटीएस प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब आप लोग प्रणाली के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो एमकेएस प्रणाली सर्वाधिक जो आज के समय में सिस्टम जो मान्य है वो एमकेएस प्रणाली है, और इसे हम लोग एसआई यूनिट के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए। अब आप लोगों के सामने सातवां क्वेश्चन ला रहा हूं। सातवां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल इसमें रखे गए हैं, तो आप लोगों को पढ़ते वक्त अच्छा भी लगेगा, आप लोगों की जानकारी भी मिलेगी और आप लोग अच्छे से इसमें एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन के आंसर सीख पाएंगे। तो सातवां क्वेश्चन आपके सामने जो है दोस्तों वो ये है कि किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि
दोस्तों इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर किसी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कोई कार्य करते हैं तो वो शून्य होगा। कब? कि जब अगर ताप न हो, दूसरा दाब न हो, और तीसरा विस्थापन न हो, विस्थापन न हो, और चौथा ऑप्शन आपका है सभी। तो दोस्तों आप लोगों को जवाब देना है कि किया गया कार्य शून्य होगा यदि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसमें तुम्हें कोई विस्थापन नहीं होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कार्य होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, W फॉर वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होता है F गुणे S। दोस्तों F जहां एक फोर्स है यानी बल है, F बल है, और S जो होता है ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगर बल लगाने पर किसी वस्तु में विस्थापन हो जाता है तो हम कहते हैं कि वहां पर कार्य हुआ। और दोस्तों कभी कभी अगर इनके बल और होने वाले उस विस्थापन में उनके बीच में अगर कोई कोण बनता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग cos थीटा, यानी अगर टोटल लिखे तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ये जो होता है आपका कार्य का सूत्र होता है, जहाँ थीटा लगने वाले बल और होने वाले विस्थापन के बीच का कोण है। तो दोस्तों इसे अगर थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आप लोगों को, तो इसके लिए मैं थोड़ा फिगर्स बना के आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों मान लीजिए ये एक बक्सा है, इस बक्से पर ये बक्सा इसमें रखा हुआ है, ये मान लीजिए टेबल है। तो दोस्तों इस टेबल मान लीजिए इस बक्से को आपको अगर खिसकाना हो तो आप अगर मान लीजिए इस पे यहाँ रस्सी बंधी हुई हो और आप बल इधर लगाएं, इधर आप F बल लगा के इसको खींच रहे हैं और जिससे ये बक्सा इधर की तरफ अपना गति कर रहा है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके बीच में थीटा, यानी यस इधर हो रहा है और थीटा बल और इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो W होता है वो F और यस cos थीटा, F यस cos थीटा होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि F यस cos थीटा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि लगाए गए बल और जो विस्थापन हो रहा है इनके बीच में जो थीटा है, पहला हम लोग लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो दोस्तों जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा ऐसी स्थिति में cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। cos थीटा बराबर cos थीटा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होगी 0 होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर बल और होने वाला विस्थापन, लगने वाला बल और होने वाला विस्थापन अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो वहाँ पे किया गया कार्य शून्य होगा। दोस्तों अब मुझे लगता है आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए दोस्तों आ गया ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग निम्न में किसमें सर्वाधिक होगा। किसमें सर्वाधिक होगा। आपके पास ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी कांच और डी निर्वात। दोस्तों बताइए
ध्वनि का वेग अब इनमें से किसमें सबसे अधिक होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ध्वनि का वेग होता है वो कांच में सबसे अधिक होगा। दोस्तों ध्वनि जो होता है, ध्वनि की निर्वात में चाल आपको बताइए, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिए, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, यानी ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। दोस्तों माध्यम जितना ही सघन होगा, जितना ही डेंस होगा, ध्वनि की वेग उतनी ही अधिक होगी, और माध्यम जितना रेयर होगा, ध्वनि का वेग उतना ही कम होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको बात करें, इसको अगर हम ये लगाएं कि मतलब ध्वनि का वेग जो है किसमें अधिक होगा, इसको डिस्केंडिंग आर्डर में अगर हम लगाएं तो सबसे पहले कांच में सबसे अधिक, फिर उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में, और निर्वात में सबसे कम 0 होता है। निर्वात में तो 0 होता है, जो होता है ध्वनि का वेग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो ध्वनि और प्रकाश होता है, दोनों का फीचर उल्टा है। ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकता है, और प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। यानी प्रकाश की गति सर्वाधिक जो होती है निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य होता है। बिल्कुल सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम होता है, जबकि ध्वनि का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है, विरल माध्यम में कम होता है। तो दोस्तों अब आपके सामने 9वां क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। 9 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है। पहला 273 डिग्री केल्विन, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है -273 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। परम शून्य ताप क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप होता है जो केल्विन पैमाने पर सबसे न्यूनतम होता है, यानी केल्विन पैमाने पर सबसे न्यूनतम होता है। तो दोस्तों 0 डिग्री केल्विन केल्विन पैमाने पर सबसे छोटा होता है, तो 0 डिग्री केल्विन, और 0 डिग्री केल्विन को ही हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस के नाम से, -273 डिग्री सेल्सियस के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस होगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा ये जानते हैं, जो ताप होता है, तो दोस्तों ताप को नापने के लिए हम लोग 3 पैमानों का मुख्यतः यूज करते हैं। इसमें पहला होता है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो होता है केल्विन होता है। अब दोस्तों देखिए, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, इन तीनों नाम के वैज्ञानिकों ने क्रमशः दिया हुआ था। सेल्सियस को सेल्सियस ने दिया था, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट ने, और केल्विन को केल्विन ने। अब दोस्तों बात करें ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। आप ये याद रखिएगा कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों आइए परम शून्य ताप की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेल्सियस पैमाने, सेल्सियस पैमाना में अगर हम 273 जोड़ देते हैं, कुछ भी अगर हम सेल्सियस पैमाने में कोई भी डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 ऐड कर देते हैं, तो ये जो होता है हमारा डिग्री केल्विन में आ जाता है। अगर देखिए यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस है तो इसमें 273 और अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और इसे केल्विन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, यही दोनों परम शून्य ताप के नाम से, परम शून्य ताप के रूप में जाने जाते हैं। परम शून्य ताप वह ताप है जो केल्विन पैमाने पर न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि परम शून्य ताप क्या है। अब आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण के लिए
क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान है, अपवर्तन कोण है, क्या है दोस्तों? पहला 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्रांतिक कोण के लिए जो अपवर्तन कोण होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रांतिक कोण। अगर कुछ बच्चे जो इनको इंग्लिश समझ में आ रही है तो क्रिटिकल एंगल के रूप में जानेंगे। क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान रहे होंगे। तो दोस्तों आइए जब प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, लेकिन दोस्तों जब वो सघन से विरल में जाता है तो क्या करता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो दोस्तों जब मान लीजिए कोई भी प्रकाश जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है कि जब जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है, दोस्तों ये लाइट यहाँ से आती है और फिर इस पर वापस चली जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री फॉर्म हो चुका है। तो इसलिए ये जो अपवर्तन कोण है, इस अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो ये जो कोण होता है ना, ये जो कोण जिस पर आपतित हो रही है किरण, इसे हम लोग सी यानी क्रिटिकल एंगल के नाम से इसे जानते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप लोग देख सकते हैं जो अपवर्तन एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोस्तों हाँ, क्रिटिकल एंगल के लिए जो कंडीशंस है वो आप लोग समझ रहे होंगे। क्रिटिकल एंगल कब होगा? अच्छा बताइए, अगर कोई किरण जो है विरल से सघन में जाएगी तो जो है क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी होगा कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। मरीचिका जो है, मरीचिका निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों जहाँ बर्फबारी होती है वहां पर मरीचिका बनते हैं। तो ऐसे में ये जो मरीचिका की जो घटना है, वो जो भौतिक घटना घटती है, ये प्रकाश के किस प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहला प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, और चौथा है इसके प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि मरीचिका जो होती है वो निम्न में से किस घटना का उदाहरण होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सी है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, परिवर्तन नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है, परावर्तन होता है दोस्तों, इसको नोट करिएगा, परिवर्तन नहीं परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये मरीचिका का बनना जो है, घटना जो है इस पे होती है। अब आइए दोस्तों समझते हैं मरीचिका होती क्या है, और उससे पहले जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। तो आइए समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है
अभी पीछे जस्ट मैंने आपको बताया है क्रांतिक कोण के बारे में। तो दोस्तों क्रांतिक कोण वह कोण होता है, वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों देखिए ये माध्यम जो होता है ना, ये सघन होता है, यानी ये डेंस होता है, जिसको आप लोग डेंस, और इसको जो है विरल, विरल या रेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जब देखिए जब कोई भी किरण अगर डेंस से रेयर में जाती है, मतलब सघन से विरल में जाती है, तो वो इस अभिलंब से थोड़ा सा दूर भागती है, और एक ऐसा कोण, ऐसा आपतन कोण जिसपे इसका जो अपवर्तन कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री हो जाता है, इस कोण को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर देते हैं विरल माध्यम में, तो जिससे क्या होता है कि ये किरण इस माध्यम को छोड़कर विरल माध्यम में जाने की बजाय पुनः इसी सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो फिर से इसी माध्यम में वापस लौट आने की जो घटना होती है, इसे ही दोस्तों हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं। पहला ये कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो चीजें, पहला क्या होगा कि जो आपतन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम दूसरा बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ये जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। सघन से विरल में जाएगा दोस्तों, तभी जो है ये फिर से इसी माध्यम में वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप लोग अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मरीचिका कैसे बनती है। तो दोस्तों मरीचिका का साधारण सा अर्थ है कि मरीचिका का मतलब होता है भ्रम। अब देखिए रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनती है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि ये जो है ये एक रेगिस्तान है दोस्तों, ये हम मान लेते हैं ये जो है, ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये जो है रेगिस्तान है और ये जो है कोई मान लीजिए दोस्तों ये एक कोई पेड़। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, चूंकि ये रेगिस्तान है यानी यहाँ पे गर्म होगी, तो जो हवाओं का जो लेयर है जो इससे सटा हुआ होगा वो दोस्तों थोड़ा सा विरल होगा, थोड़ा सा विरल होगा। और जैसे जैसे इससे ऊपर उठते चले जाएंगे हम, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो है अब हवाएं थोड़ा ठंडी होंगी और ये सघन होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। ये क्या होंगे, सघन होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए यहाँ दूर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी आंखें हैं, बहुत बढ़िया चित्र नहीं बना है। तो दोस्तों मान लीजिए जब अब जब यहाँ से किरणें, जब इससे होकर किरणें गुजरेंगी, तो किरण सबसे पहले इसको जब पार करेगी तो ये मान लीजिए तो थोड़ा सा अविलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी, फिर इसको पार करेगी तो थोड़ा इधर और झुक जाएगी, जबकि जाना किधर चाहिए था, इधर इधर, लेकिन जाके इधर, फिर दोस्तों इधर थोड़ा सा और इधर झुक जाएगी। इसी तरह से और भी कई लेयर पार करते हुए यहाँ आएंगी, और फिर दोस्तों धीरे धीरे ये अब जो है सघन से विरल में, क्योंकि ये नीचे विरल है और ये ऊपर सघन है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो है इनका जो एंगल होता है ना आपतन का, वो क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। तो ऐसे समय में ये जो है जब मुड़ के यहाँ से ऐसे जाती है, इसके आंखों में पड़ती हैं, तो देखिए यहाँ से ये लगता है कि जैसे ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, और उसको भ्रम हो जाता है कि चीज़ें जो है यहाँ पर उल्टा जो है दिखाई देती हैं। यानी ये जो पेड़ होता है ये इनको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, इस तरह से इनको यहाँ पे दिखाई देता है। तो
तो बिल्कुल जो है भ्रम हो जाता है। यही चीजें जो है मरीचिका के नाम से जानी जाती है। तो ये किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये चीजें निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, डायोप्टर किसका मात्रक है दोस्तों? डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर किसका मात्रक है? पहला दर्पण का, दूसरा दूरी का, तीसरा द्रव्यमान का, और चौथा जो है आपका लेंस की क्षमता। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो दोस्तों आइए अब अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग कूच करते हैं। 13वां क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? विचलन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन आपके पास है लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, और चौथा है आपके पास बैगनी। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कि प्रकाश के किस रंग का विचलन जो होता है वो सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों विचलन से क्या मतलब है? विचलन का मतलब यह है कि अगर कोई प्रकाश इस रूट पे जा रही है अपने इस रास्ते पर, और किसी कारणवश वो अपने पथ से अगर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, जैसे इसका जाना यहाँ था इधर लेकिन ये चली गई इधर, यही कहते हैं प्रकाश जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलन का सीधा सा यही अर्थ है कि प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा भटक जाता है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, मान लीजिए ये प्रिज्म ट्रायंगल है, तो अगर हम यहाँ से एक व्हाइट लाइट डालते हैं दोस्तों, एक व्हाइट लाइट अगर हम डालते हैं, श्वेत प्रकाश, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। तो ऐसे में ये जो होता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट कर अगर हम यहाँ पर कोई वो लगा दें, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है, जहां पर सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये प्रकाश जा रहा था इसका वास्तविक मार्ग ये है, जिसमें जब ये अपने अंदर जाता है तो 7 कलर में टूट जाता है। टोटल यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 7 कलर में प्रकाश टूटता है, और 7 कलर आपको पट्टी पे दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है वो बैगनी रंग का हुआ है, और सबसे कम विचलन जो हुआ है वो लाल रंग का हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे कम विचलन लाल रंग का और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। और दोस्तों जिन 7 रंगों में प्रकाश टूटता है वे कौन कौन से रंग है, तो इनको याद करने के लिए काफी अच्छा तरीका है, आप लोग नीचे से याद रख सकते हैं, विबग्योर के नाम से इनको याद रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यानी ये जो होता है सबसे नीचे बैगनी होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, देखिए यहाँ पे ये रेड यानी लाल होता है, फिर ये नारंगी,
यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे इंडिगो, और ये होता है आपका वायलेट। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सबसे नीचे बैगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग। दोस्तों आप तरंगदैर्घ्य भी याद रख सकते हैं, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो यानी आप देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों देखिए, जो वास्तव में जो श्वेत प्रकाश होता है, अब दोस्तों देखिए ये जो होता है यहाँ पे बैगनी और यहाँ पे लाल। तो दोस्तों वास्तव में होता क्या है कि जब श्वेत प्रकाश आता है तो वो इन 7 रंगों में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में टूटता है, जिसमें इस बैगनी रंग के नीचे भी बहुत सारे प्रकाश पाए जाते हैं और इस लाल रंग के ऊपर भी बहुत सारे प्रकाश पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाश इस बैगनी रंग के नीचे के तरंगदैर्घ्य होते हैं उन्हें ही हम लोग अल्ट्रा वायलेट किरण के नाम से जानते हैं। आप नाम सुनोगे, अल्ट्रा वायलेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो इसके ऊपर पाए जाते हैं लाल रंग के, इनको हम लोग इंफ्रारेड रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग जानते भी होंगे इन सब चीजों को। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 14। दोस्तों 14वां नंबर है आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला होना नीला दिखाई पड़ना किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? पहला है प्रकाश के अपवर्तन पर, दूसरा है परावर्तन पर, तीसरा है प्रकीर्णन पर, और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसके पीछे कौन सी घटना प्रकाश में होती है जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हमें आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग समझे हैं कि जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन का मतलब दोस्तों सीधा सा मतलब होता है, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, कि मतलब कौन सा रंग अपने वास्तविक मार्ग से विचलित ज्यादा होता है, यानी फैलता ज्यादा है, उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए तो जब प्रकाश बहुत दूर से आता है तो प्रकृति में विद्यमान जो ये वायुमंडल है इसमें जो है धूल के बहुत छोटे छोटे कण और अन्य कण भी जो विद्यमान होते हैं वो प्रकाश को फैलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे अधिक जो बैगनी रंग होते हैं और जो ब्लू नीले रंग होते हैं, ये सब इन सब का प्रकीर्णन जो है ज्यादा होता है। तो जब बहुत दूर से जब किरण आती है तो बैगनी रंग और नीले रंग इन दोनों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव ज्यादा होता है, ये ज्यादा फैलते हैं। प्रकीर्णन का मतलब फैलते ज्यादा हैं ये रंग, ये दोनों, जिसकी वजह से पूरे आकाश में ब्लू, ये बैगनी और ब्लू रंग ही फैल जाते हैं, जिससे जब हम देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। और दोस्तों अभी आप लोगों ने समझा देखा भी है था, यहाँ पे जब ऐसे रखे थे तो सबसे नीचे क्या आया था, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे बैगनी था वायलेट, और यहाँ पे रेड। तो लाल रंग का किरण जो होता है दोस्तों वो कम फैलता है, जबकि
बैगनी रंग का किरण जो होता है वो ज़्यादा फैलता है। तो जब वहाँ से सूर्य से जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो लाल रंग तो फैलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो बैगनी रंग होता है और नीला रंग होता है इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आकाश में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, इन्हीं रंगों को देख पाते हैं, और ये जो होता है आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताइए, जो एक होता है शाम और सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं? शाम और सुबह के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही ये भी आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है सूर्य का सुबह और शाम के समय लाल दिखाई पड़ना। दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं कैसे। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे हम लोग हैं। दोस्तों जब यहाँ से श्वेत प्रकाश निकलता है तो वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती है जो सघन होती हैं, विरल होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये अपने रंगों में टूट जाती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बैगनी और ब्लू अन्य जो रंग होते हैं उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वे बहुत दूर तक आते आते काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, लाल रंग का फैलाव बहुत कम होता है। तो हमारी आंखों तक सुबह और शाम के समय चूंकि सूर्य बहुत दूर होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखों तक जो है सिर्फ और सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें जो होता है सूर्य क्या दिखाई पड़ता है, सुबह और शाम के समय रेड दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15वां क्वेश्चन दोस्तों है स्पष्ट दृष्टि की। स्पष्ट दृष्टि की, अगर आपके दृष्टि में कोई दोष नहीं है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आप लोग के पास 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 मीटर, 20 मीटर, उसके बाद है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर आपकी आंख सही है तो आपकी जो न्यूनतम दूरी होगी, जहां पर आप किसी वस्तु को बहुत ही आसानी से एकदम साफ साफ देख सकते हैं, वो कितनी दूरी होगी? 25 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब 16वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन जो है हमारा, 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पहला है आवेश का, दूसरा है विभवांतर का, तीसरा है कार्य का, और चौथा है धारा का। दोस्तों आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आरआरबी नहीं लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला, बहुतायत पूछे जाने वाला प्रश्न है, और इसको आप लोग याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए कि होता क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कार्य या ऊर्जा जैसे कि हमें पता है दोनों का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर सी कार्य का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक दोस्तों आप लोग को पता है कूलॉम होता है, विभवांतर का आप लोग पता है वोल्ट होता है, और दोस्तों धारा का पता है आप लोगों को क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, आवेश का कूलॉम होता है, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लोगों का है कि धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है।
कौन सा है दोस्तों? पहला है फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। दूसरा है बी ओम का नियम। तीसरा है जूल का नियम। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए धारा के तापीय प्रभाव से इसमें से कौन सा नियम संबंधित है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है ध्यान दीजिए। जूल का नियम जो है धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। इसमें धारा के तापीय प्रभाव को समझाया गया है। फैराडे का नियम आप लोगों को पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। दूसरा ओम का नियम, ओम का नियम आप सभी को पता है V/I = R, आप सभी लोग जानते हैं। और जूल का नियम जिसमें आप लोगों को ये H = I² मिलता है, जिससे देखिए धारा की वजह से जो हीट यानी ऊष्मा निकलती है, ताप जो निकलता है, उसमें रिलेशन दिखाया गया है। यानी ये जूल का नियम जो है ये उस धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। अब दोस्तों आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नंबर 18वां है। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा किसी गतिमान पिंड की कुल ऊर्जा होती है दोस्तों, आपको बताना है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा नियत रहती है, चौथा है सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो जो उसकी कुल ऊर्जा होती है दोस्तों, जो उसकी कुल ऊर्जा होती है यानी संपूर्ण ऊर्जा होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है वो आप लोग बताएंगे। बढ़ती है? जी बिल्कुल नहीं बढ़ती है। घटती है? जी नहीं बिल्कुल नहीं घटती है। नियत रहती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा, कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है दोस्तों। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि जो सभी किसी भी वस्तु की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो क्या होती है? नियत होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण ऊर्जा होता है वो हमेशा नियत होता है। संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत होता है। संपूर्ण ऊर्जा दोस्तों नियत होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु में होने वाली गति परस्पर लंबवत हैं तो किया गया कार्य होगा। पहला सकारात्मक होगा, दूसरा नकारात्मक होगा, सी अधिकतम होगा, डी शून्य होगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद देंगे। पीछे जब क्वेश्चन मैं करा रहा था कार्य वाला तो उसमें मैंने कंडीशंस भी आपको बताए थे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग खुद ही इसका आंसर देंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में लिखकर इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई पिंड है, इस पिंड पर एक बल जो है इधर एफ लग रहा है और इसमें गति इधर एस इधर हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो डब्ल्यू क्या होगा दोस्तों, जरूर बताइए आप लोग कमेंट में। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने, चूंकि सेशन बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, चूंकि एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने की वजह से, लेकिन दोस्तों आप लोग अगर समझे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग अपने 20वें क्वेश्चन, और ये इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। 20वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि 2 ओम, 5 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध बताइए। इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों के पास 1.7 ओम, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास 2 ओम, तीसरा है 8 ओम और चौथा है आप लोगों के पास 0 ओम। तो दोस्तों सबसे पहले वे जान लेते हैं जो प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध को हम लोग इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R लिखते हैं, और जो ओम होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो संयोजन होता है पहला श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन का मतलब है दोस्तों कि इसमें एक प्रतिरोध का लास्ट सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिलता है, तो इस संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो है, ये जो संयोजन होता है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये श्रेणी क्रम का संयोजन कहा जाता है। और इसमें जो है ये R1 का देखिए जो लास्ट सिरा ये इसके R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से R2 का पहला सिरा R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए इस तरह से प्रतिरोध लगे हुए हैं तो इनको जो समतुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में, वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। दोस्तों याद रखिए श्रेणी क्रम में सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है। इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा आपको बस जोड़ देना होता है। याद रखना होता है कि समान श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा होता है, पहले का लास्ट सिरा दूसरे के प्रथम सिरा से जुड़ा होगा। अब दोस्तों आइए समांतर क्रम का बात करते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है। जैसे दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रतिरोध दर्शाए गए, ये R1, ये R2 और ये R3। तो दोस्तों देखिए इसमें R1, R2, R3 तीनों का जो प्रथम सिरा है वो एक बिंदु से और अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों देखिए तीन है, अगर इनका हमें निकालना हो तो जो है इसके लिए हम लोग 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2 प्लस 1/r3 के रूप में
इसके लिए इसका जो समतुल्य निकालते हैं ये प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो आइए, मुझे लगता है आप लोग समांतर तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ गए दोस्तों। तो अब इस हिसाब से आइए हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए कह रहा है 2 ओम, तो मान लीजिए 3 प्रतिरोध है इस तरह से। ये R1 है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 5 ओम है और ये 1 ओम है। तो दोस्तों जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, इनका समतुल्य निकालेंगे, तो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1। दोस्तों इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 70/10। यानी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि जो R का वैल्यू होगा वो 1/1.7 के रूप में आप लोग पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग सही कर लेंगे। इसको 1/1.7 कर लीजिए, यह आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 20 प्रश्न किए दोस्तों, कहने के लिए तो हम लोगों ने 20 ही प्रश्न किए, लेकिन आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शन साइंस का आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर उसका आंसर दे पाएंगे। और दोस्तों मुझे लगता है साइंस पर आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, ताकि वो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखें और साइंस पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। और साथियों ये वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। साथियों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तो दोस्तों यकीनन आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, साइंस के बारे में आप काफ़ी चीज़ सीख पाएंगे और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल की बूस्टिंग करेगा। और साथियों इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए एक, फिर इसके बाद कल जो है केमिस्ट्री के लिए इसी तरह के प्रश्न और फिर उसके बाद बायोलॉजी को, जो आपके पूरे साइंस की तैयारी को बेहतरीन बना देंगे। और साथियों पेट के लिए जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों का सीरीज लाने के बाद पेट की जो क्लासेस हैं वो नियमित रूप से चलनी प्रारंभ। एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम आपके पेट की तैयारी के लिए पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके तैयार है और 9 तारीख से सारी जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं धीरे धीरे प्री प्लानिंग के साथ टाइम टेबल के साथ चलने स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सफलता हासिल कर सकें और साथियों एक अच्छा स्कोर करके आप भविष्य में जो मेंस की परीक्षाएं यूपीट्रिपल द्वारा आयोजित की जाएंगी उसमें अपने स्थान को सुरक्षित कर पाएंगे। और साथियों आप लोग बस जुड़े रहिए, जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं वो भी यहाँ पे आसान तरीके से आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी और आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट्स पर जो आपको अभी हार्ड लगती है उसको आसान बना के एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम दिखाएगी। तो दोस्तों बस जुड़े रहिए एकदम फल फेयर के साथ। और साथियों पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो दोस्तों अब मेहनत करते रहिए और एग्जाम विक्ट्री सेंटर के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।